हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने लूसेंट ज्योग्राफी का एक सीरीज़ लेकर के आया हूं और हम लोग पूरे लूसेंट ज्योग्राफी को आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस या अदर वेरियस एग्ज़ाम के लिए डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपको याद करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके। सेकंड थिंग, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम जो हमसे दूर हैं, जो कोचिंग क्लासेस नहीं ले सकते हैं, वो भी हमारे वीडियो के माध्यम से ज्योग्राफी को समझ सके और अपने एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी, लूसेंट ज्योग्राफी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। देखो, अक्सर एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आपको पता होना चाहिए इसका प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था, जैसा कि यहाँ पे अंडरलाइन किया होगा, यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जियो और ग्राफोस। जियो और ग्राफोस का मतलब हुआ कंबाइंड रूप में पृथ्वी का वर्णन। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ है वर्णन। ठीक है, ये साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक हिकेटियस एक व्यक्ति थे, भूगोलवेता थे, जिन्होंने जस्ट पीरियड्स नामक एक किताब लिखा है। इस पुस्तक में उन्होंने भौगोलिक तत्वों जैसे कि मिट्टी हो गई, ग्रह हो गया, नक्षत्र हो गया, उसके बारे में इन्होंने कुछ कुछ वर्णन किया था। इससे ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन बस यही आता है कि जस्ट पीरियड्स किसने लिखा, तो आपको याद होना चाहिए कि इसे हिकेटियस ने लिखा था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्ययन के रूप में ज्योग्राफी का एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में 19वीं सदी में आविर्भाव होता है। अर्थात ज्योग्राफी का अध्ययन ऐसा नहीं था कि 19वीं सदी यानी 19th सेंचुरी के पहले अध्ययन नहीं किया जाता, उसके पहले भी अध्ययन किया जाता था, लेकिन किसी और सब्जेक्ट से कंबाइंड करके इंडिपेंडेंट नहीं किया जाता था। सेकेंड थिंग, 20वीं सदी में जब हम आगे बढ़ते हैं, आप देख रहे होंगे 20वीं सदी में जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि ज्योग्राफी का अध्ययन मानव और पर्यावरण के बीच में जो क्रियाएं होती है, किस प्रकार से मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है या पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है, इसका अध्ययन भी आरंभ हो जाता है 20वीं सदी में। ओके, अब इसी में दो सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। आप देख रहे होंगे संभववाद और निश्चयवाद। मैं एक एक करके आपको क्लियर करते जाऊंगा। ऐसा नहीं कि लूसेंट के लैंग्वेज में आपको फुली कॉम्प्रिहेंसिव रूप में मैं आपको बताता चलूँगा ताकि आपको याद हो जाए, चीज़ें आपको याद हो, आपको रटने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, तो देखिए संभववाद। अब यहाँ आप देख रहे होंगे संभववाद। ओके, संभववाद में का अर्थात इसका अर्थ होता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण में, प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मनुष्य अपने पर्यावरण में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन करने में सक्षम होता है। संभववाद का शॉर्ट में अर्थ यही होता है कि मनुष्य प्रकृति में अपनी इच्छा अनुसार, प्राकृतिक पर्यावरण, प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों में अपने आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अब इसे ऐसा थ्योरी दिया किसने है, तो ये दो भूगोलवेता थे जिनका नाम है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वाई डी ला ब्लास और फैब्रे। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है, याद बस ये करना है कि संभववाद का सिद्धांत किसने दिया। तो आपको याद होना चाहिए वाइडल, डी ला ब्लास और फैब्रे। ओके, अगला है निश्चयवाद। निश्चयवाद का मतलब क्या होता है भाई, नाम से स्पष्ट है, निश्चय। दैट मीन्स आप प्रकृति की जो सिद्धांत हैं, प्रकृति द्वारा जो निर्धारित प्रक्रियाएं हैं, उनमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, अब दो भूगोलवेता इसमें भी हुए, तीन हुए जिन्होंने इसके बारे में, निश्चयवाद के बारे में बताया है। उनका नाम है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, रीटर, रैटजेल, एलेन सेम्पुल और हटिंगटन। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। अक्सर ये पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि जब पूछे जाए तो आपको पता ही ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। भूगोल की कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं, जैसे स्ट्रैबो महोदय जो थे, उन्होंने कहा कि भूगोल ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जीव जंतु, वनस्पति, फल, महासागर, आकाशीय पिंड सभी सम्मिलित है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य उन्होंने क्या बताया, ज्योग्राफी का उन्होंने उद्देश्य बताया, भूगोल का उद्देश्य बताया कि प्रत्येक मनुष्य को धरातल पर जितनी भी वस्तुएं मनुष्य जो देख पाता है उसके बारे में ज्ञान प्रदान कर दी जाए। ठीक है, आगे क्लैडियस टॉलमी एक प्रसिद्ध दार्शनिक और भूगोलवेता थे। इन्होंने कहा कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ठीक है, तो एक लाइन का डिफिनीशन है, ये सब आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। ठीक है, आगे कार्ल रिटर महोदय का आप देख रहे हैं यहाँ पे, कार्ल रिटर महोदय ने क्या कहा। इस प्रकार से देखिए, आप छोटी छोटी चीज़ों को आप याद रखें, इसे रटने की आवश्यकता नहीं।
ठीक है, एक एक लाइन का है, आपको याद होना चाहिए क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगर नहीं याद हो तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जो याद करने वाला टॉपिक होगा वो मैं आपको बताते चलूँगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे, ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड से हमारा ज्योग्राफी, हमारा भूगोल शुरू होता है। तो ब्रह्मांड दो दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, द्रव्य और ऊर्जा। बस इतना आपको याद होना चाहिए। किससे? द्रव्य से और एनर्जी, ऊर्जा से। ओके, अब दूसरे शब्दों में यहाँ पे देख रहे होंगे आप, स्क्रीन पे लिखा होगा कि दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे, आसान लाइन है, इसमें किसी प्रकार के कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको जस्ट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स। ओके, आपको टिक आउट करना होता है। चलिए आगे देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। देख रहे होंगे आप, तब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग भूगोलवेता, अलग अलग दार्शनिकों ने अपने अपने विचार रखे। उन सभी विचारों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विचार था, बहुत ही थ्योरी थी, वो था महाविस्फोट का सिद्धांत। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंथियर ने। आपको याद होना चाहिए। साम्य अवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत, आपको याद हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है साम्य अवस्था, दोलन, स्फीति, इसे छोड़ करके महाविस्फोट सिद्धांत। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत में होता क्या है। एक्चुअल में महाविस्फोट सिद्धांत से पृथ्वी कैसे बनी। ओके, तो देखते हैं कि इसे जॉर्ज लेमेंथियर ने प्रतिपादित किया था, लेकिन रॉबर्ट वेगनर एक भूगोलवेता थे, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन किया। महाविस्फोट सिद्धांत में कहा जाता है कि आरंभ में एक छोटा पार्टिकल था, एक टीनी पार्टिकल था जिसका कि मास काफ़ी था और वो एक्चुअल में ग्रेविटेशन था, तो बहुत सारे पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है वो। ठीक है, और जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता जाता है, आकार बढ़ेगा उसका एनर्जी भी बढ़ते जाता है, और अंत में क्या होता है कि आयतन अत्यधिक हो जाता है। ठीक है, सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व भी अनंत हो जाता है। जैसे आप साफ साफ यहाँ लिखा होगा, आप देख रहे होंगे, आयतन अधिक हो जाता है, सूक्ष्म तापमान अनंत, घनत्व अनंत हो जाता है, तो इसमें विस्फोट हो जाता है और कुछ नहीं। बस इतना ही याद रखें कि विस्फोट होता है और उसी से हमारे ब्रह्मांड, हमारे सृष्टि का निर्माण होता है, पृथ्वी का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन मैंने कर रखा है। ठीक है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। अब देखिए, महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। बस इतना ही याद रखना है कि बिग बैंग कब हुआ, तो आज से 13.7 अरब वर्ष पहले। ओके, अब पृथ्वी कब बना, सौरमंडल कब का विकास कब हुआ, तो ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4.5 अरब वर्ष पूर्व, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब एक नासा ने 2001 में एक मैप प्रोग्राम लॉन्च किया। उसमें बताया कि आकाश गंगा के बीच की जो दूरी है वो बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, तो आप इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो ये एक बॉल है, ठीक है, या एक बैलून, क्या बोलते हैं जो गुब्बारा आप लोग फुलाते हो। ठीक है, ये गुब्बारा है, इस पे एक बिंदु और एक बिंदु ये आप मार्क कर दो। अब इस गुब्बारे को आप फुलाओ। ठीक है, जब आप देखो गुब्बारा जब फूलता है तो ये दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी बढ़ती चली जाती है। ये जो दो बिंदु था, देखते होगे आप, दूरी इसमें बढ़ती चली जाती है। तो उसी प्रकार का कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था और बताया गया कि आकाशगंगा के बीच में अभी भी दूरी बढ़ रही है। ठीक है, अब इसका थ्योरी दिया किसने था, तो एडविन हब्बल ने इसके बारे में बताया है कि आकाशगंगाओं के मध्य जो है वो दूरी बढ़ती जा रही है। ओके, आगे देखते हैं। यही बस ब्रैकेट में नोट करके दिया हुआ है कि नासा ने 2001 में मैप परियोजना को लॉन्च किया और उसके माध्यम से पुष्टि की कि आकाशगंगाओं के बीच में दूरी बढ़ रही है। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे, चूँकि वैज्ञानिक जिज्ञासु होते हैं तो वो जानने की कोशिश कर रहे थे। अब इसी क्रम में 2010 में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, एक संस्था है सर्न जिसका शॉर्ट फॉर्म है, उसने जेनेवा में पृथ्वी के अंदर 50 से 175 मीटर अंदर 27.36 किलोमीटर एक सुरंग बनाया। सुरंग समझ रहे हो आप, टनल। और उसमें प्रोटॉन में प्रकाश की गति से उसमें प्रोटॉन बीमों को टकराया जाता है और उसके माध्यम से हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि हिग्स बोसोन में ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य छिपा है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है कि सर्न एक संस्था है जिसने 2010 में LHC नामक एक्सपेरिमेंट किया था, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर नामक एक एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
ब्रह्मांड का व्यास कितना है, डायमीटर कितना है, तो 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ठीक है। अब ब्रह्मांड में होता क्या है, ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित हैं, इसके बारे में इसने लिखा है कि ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है और मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है। यानी ब्रह्मांड में क्या होगा, मंदाकिनी होगा और मंदाकिनी में अरबों तारे होंगे। ओके। अब मंदाकिनी क्या है भाई, तो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि मंदाकिनी में तारे होंगे। वही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंदाकिनी में तारों का एक समूह होता है जो धुंधला सा दिखाई देता है। ठीक है। और ये तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। जब तारा बन रहा था, जब फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स हो रहा था, तो एटमॉस्फेयर में क्या उपस्थित था बताइए आप लोग। तो एटमॉस्फेयर में गैसेस वगैरह होंगे। ठीक है। विभिन्न प्रकार के गैसेस थे, धूलकण थे, तो उसी का ये गैस पुंज है, उसी का एक पार्ट है। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा मंदाकिनी। इसमें बहुत सारे तारे हैं, तारों के सम्मिलित रूप को ही हम लोग मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका 80% भाग यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अंडरलाइन मैंने कर रखा है, जो भी इम्पोर्टेंट है कि 80% भाग किसका, दूध मेखला या आकाशगंगा का सर्पीला होता है। ठीक। और गैलीलियो के द्वारा दूध मेखला या आकाशगंगा को पहली बार देखा गया था। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। ओके। आगे देखते हैं। आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया है, देवयानी, एंड्रोमेडा इंग्लिश में कहा जाता है। यानी आकाशगंगा जो है उसके सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को, मंदाकिनी क्या है, तारों का समूह है, तो देवयानी क्या होगा, वो भी तारों का एक समूह ही होगा जिसका नाम हम लोगों ने दे दिया देवयानी या एंड्रोमेडा। ओके। ये आप याद कर लीजिएगा, मैंने टिक आउट कर रखा है। ओके। अब नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सा है, मतलब न्यूली डिस्कवर्ड मंदाकिनी गैलेक्सी कौन सा है, तो इसका नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, ड्वार्फ मंदाकिनी। ओके। निहारिका, नेबुलस, नेबुलस क्या है, धूल और गैस से बना हुआ एक बादल है, एक छल्ला है, जैसे आपने एक प्लेट देखा होगा। और एक मिनट में आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये निहारिका हो गया। ठीक है। यही निहारिका है, आप देख रहे होंगे इसके। तो इसी प्रकार का धूल और गैस से ये बना था। ठीक है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है। और ये जो छल्ला है, ये जो प्लेट नुमा आकृति आप देख रहे हैं, एक्चुअल में हुआ क्या कि ये रोटेट कर रहा था, ये रोटेट कर रहा था, रोटेट कर रहा था, रोटेट करते 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 इसमें से कुछ छल्ले अलग हो गए, इसमें से कुछ छल्ले एक यहाँ आ गए, एक यहाँ आ गए, एक यहाँ आ गए। इसी प्रकार से तारों का जन्म होता है। ठीक है। ग्रहों का जो जन्म होता है वो हम लोग निहारिका अलग से भी पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपको यहाँ लिखा हुआ है, निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोट तारे से बना सुपरनोवा। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। ओके। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। अब कह रहा है कि ब्रह्मांड के जन्म के बाद ही एटम बना है। एटम पहले नहीं था, परमाणु पहले नहीं था, लेकिन जब सुपरनोवा होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, उसके बाद परमाणु का जन्म होता है। अब आगे आपको निहारिका के कुछ प्रकार दिए हुए हैं, जिसमें उत्सर्जन निहारिका है। ठीक है। ये सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, मैंने टिक आउट कर रखा है, इसको तो आप एक बार बस याद रखना कि उत्सर्जन निहारिका का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे ये जो चील और झील निहारिका लिखा हुआ है, ये उत्सर्जन निहारिका का एग्जाम्पल है, आपको याद होना चाहिए। हो सकता है कभी पूछ ले, क्योंकि भाई बोर्ड है, उसके दिमाग का कुछ पता नहीं चलता। चलो आगे देखते हैं। परावर्तन निहारिकाएँ क्या है, लिखा हुआ कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस यही जानना है कि तारों की प्रकाश को जो परावर्तित कर देगी, वैसी निहारिका जो प्रकाश को परावर्तित करे वो परावर्तन निहारिका होगी। अब उदाहरण कौन सा है, तो उदाहरण यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, प्लेडेस निहारिका। आगे देखते हैं, श्याम निहारिका। श्याम निहारिका क्या होगा, तो श्याम का मतलब ही होता है ब्लैक, इंग्लिश में इसे ब्लैक कहते हैं। इसे आप ये आपने पढ़ा होगा श्याम निहारिका के बारे में पहले भी। तो इस करता क्या है, इस निहारिका में होता क्या है भाई, तो पीछे से जो प्रकाश आती है उसे ये ब्लॉक कर देता है। अब यही कारण है कि बहुत दूर तक हम आकाश गंगा में नहीं देख पाते हैं। ओके। आगे है इसी प्रकार से ग्रहीय निहारिका, ओरियन नेबुला। तो थोड़ा थोड़ा बस आपको पता होना चाहिए, इसमें विशेष कुछ आपको नहीं करना है। ये आगे देखते हैं सौर मंडल। अब सौर मंडल क्या होता है भाई, तो सौर मंडल विभिन्न तारों, धूमकेतुओं, उल्काओं, आकाशीय पिंडों के सम्मिलित समूह को हम लोग कह देते हैं कि ये सौर मंडल है। उसमें ग्रह होंगे, क्षुद्र ग्रह होंगे, यानी एक समूह है जिसमें आकाश के, जिसमें ब्रह्मांड के बहुत सारे मतलब धूमकेतु, उल्का, ग्रह, क्षुद्र ग्रह वगैरह शामिल होंगे। ओके। अब देखिए सौर मंडल का जो ऊर्जा का स्रोत है, सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है भाई, ऊर्जा का स्रोत है समस्त सूर्य,
सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सूर्य है। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, अब सूर्य के बारे में यहाँ बताया गया कि सूर्य क्या है, सूर्य का द्रव्यमान कितना है, कितनी दूरी पर स्थित है, कितना उसका वेलोसिटी है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ याद नहीं करना, बस ये थोड़ा सा मैंने टिक आउट कर रखा है। देखो यहाँ पे एक सेकंड, यह दूध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर के स्पीड से गति से परिक्रमा कर रहा है। ओके, तो इसमें आपको बस इतना ही याद रखना कि इसका वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, इसका समय कितना था, कितनी देर में ये एक चक्कर पूरा कर लेता है। ओके, यहाँ पे 25 दिन, ध्रुवीय भाग में 35 दिन आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, आगे देखते हैं कि सूर्य है क्या। तो ये गैसीय गोला है। सूर्य आखिर से बहुत सारे गैसों को मिला करके एक गोला बना है, उसी को हम लोग गैसीय गोला कहते हैं सूर्य। इसमें कौन कौन से गैस हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, उसके बाद कौन सी। इसमें लिखा हुआ है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम एंड अन्य तत्व, मतलब अदर एलिमेंट 2.5% होता है। इसके कोर का तापमान कितना होता है, जो इंटरनल पार्ट होता है इसका, उसका तापमान कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार से सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। अब बात ये है कि इतना तापमान कैसे। ठीक है, तो देखो सूर्य में 71% हाइड्रोजन है, ये आपने देखा। ओके, और उसमें 26.5% हीलियम भी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हीलियम, हाइड्रोजन। ओके, अब होता क्या है कि 4 हाइड्रोजन मिलकर, कितना, 4 हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम बनाते हैं। ओके, अब इसे हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं, अर्थात नाभिकीय संलयन के माध्यम से ही, यहाँ आप देख रहे होंगे, एक सेकंड, यहाँ देखो आप, नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होता है। और आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि नाभिकीय संलयन से संबंधित भारत सरकार के द्वारा भी कुछ कार्य किया जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। ठीक है, अभी जो हमारी परमाणु ऊर्जा होती है वो विखंडन तकनीक पे हो रही है, किस पे, विखंडन टेक्नोलॉजी पे। लेकिन सरकार द्वारा संलयन टेक्नोलॉजी के बारे में भी कोशिश की जा रही है ताकि हम उसे कंट्रोल्ड रूप में बिजली का उत्पादन कर सकें। अब देखो सूर्य के जिस सतह को हम लोग देख पाते हैं, जाहिर सी बात है जिसको हम लोग देखेंगे वो प्रकाश मंडल होगा। ओके, जिसे हमें नहीं देखेंगे उसे हम वर्णमंडल कह देंगे। तो इसमें कुछ याद नहीं करना है आपको, बस प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फेयर वर्णमंडल आपको याद रखना है। ये लाल रंग का होता है वर्णमंडल। आगे कहा जाता जगह है लूसेंट में कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो पार्ट हम देख पाते हैं उसे सूर्य किरीट कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा होगा सूर्य किरीट, एक सेकंड, देखो सूर्य किरीट यहाँ पे लिखा हुआ, कोरोना इंग्लिश में कहा जाता है। और इसे एक्स रे उत्सर्जित होता है। कौन सा रे, देखो यहाँ पे एक्स रे उत्सर्जित होता है, याद रखना है, एक्स रे, समझ रहे हो क्या। चलो आगे देखते हैं। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है भाई। इसका उम्र कितना है, अब आपको ये भी देख लीजिए, 5 बिलियन वर्ष हो गया सूर्य का उम्र। ठीक है, अब आगे देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। पहले ऐसी मान्यता थी जिसे जियोसेंट्रिकल थ्योरी थी, जिसे क्लॉडियस टॉलमी ने दिया था। इसमें कहा गया था कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे भूकेंद्रित सिद्धांत। इसमें कहा गया था कि पृथ्वी सौर मंडल के केंद्र में होती है और सारे ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि इस सिद्धांत का खंडन होता है और बताया जाता है कि नहीं, सूर्य इसके केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह, ये देख रहे हो सूर्य केंद्र सिद्धांत, सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ओके, अब केपलर ने क्या बताया भाई, केपलर ने बताया वेलोसिटी ऑफ क्या, ग्रहों की जो कोणीय गति है, जो चाल है, उसके बारे में केपलर ने बताया था। ओके, आगे देखते हैं हम लोग भविष्य में सूर्य कितना दिनों तक ऊर्जा देगा हमें, पूरे स्थल मंडल, पूरे मानव को या पृथ्वी पर कितने समय तक ऊर्जा प्राप्त होगा। तो ये 10 के पावर आप देख रहे हो 10⁻11 वर्ष तक। अब भाई सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने देर में पहुंचता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड में।
सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पे क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियोलियस, और दक्षिणी ध्रुव पे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ऑरोरा का मतलब क्या होता है? एक चमकीला होता है। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है चमकीला, यानी उत्तरी ध्रुव पे जो प्रकाश चमकीला है उसको बोरियोलिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव वाले को हम ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। ओके, अब देखो सूर्य के जैसे आउटर सरफेस पे एक वेनिंग एंड वैक्सिंग का एक पीरियड होता है टोटल 22 सालों का। इसमें होता क्या है कि 11 साल तक तो ये धब्बा बढ़ता है, देखो, फिर 11 साल के बाद में ये धब्बा कम होने लगता है। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं, ये एक सेकंड रुक जाइए, देखिए 11 वर्ष आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो जब ये बढ़ता है तो उससे हमें नुकसान या प्रॉफिट क्या होता है ये आपको पता है। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटिक स्टॉर्म क्या है, या मैग्नेटिक स्टॉर्म से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है, रेडियो टेलीविजन बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। ओके, यहाँ लिखा हुआ पढ़ लेना। आगे उसमें कुछ खास नहीं है, सूर्य का व्यास कितना है, डायमीटर कितना है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि पृथ्वी को सूर्य से सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है, बस इतना याद रखना है। ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, संस्था है, ये प्राग सम्मेलन 2006 में इसमें बताया गया था कि ग्रह किसे कहते हैं। इसी सम्मेलन में प्लूटो को, जो पहले 9 ग्रह थे हमारे सौरमंडल में, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल करके बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अब देखोगे यहाँ बताया गया परंपरागत ग्रह कौन कौन से हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। प्लूटो को हटा दिया गया। बौने ग्रह में देख लो प्लूटो, चेरॉन्स, 2003, यूबी 313। ओके, आपको याद होनी चाहिए नाम। अब सौरमंडल में और भी कुछ होंगे, तो उसमें क्या क्या हैं? धूमकेतु हैं, उपग्रह हैं, छोटे खगोलीय पिंड हैं। बस इतना याद रखें कि ये सारे पिंड जो हैं, सारे जितने भी आपको देखने को मिलेंगे वो सब के सब गैस से, धूल कण से, कुछ मेटल से बने होंगे। ओके, अब ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह किसे कहते हैं? यहाँ लिखा है ग्रह किसे कहते हैं। अब देखो, भूल जाओ, आप स्क्रीन को भूल जाओ, बस आप समझो। ग्रह हम उनसे कहते हैं जो 2 से 3 शर्तों को पूरा करें। क्या क्या शर्त है? तो सबसे पहले तो जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। देखो 1 नंबर, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, मतलब एक सर्कुलर पाथ होता है। देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा सोलर सिस्टम है, मान लो यहाँ सूर्य है, ठीक है। अब इस सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। ये बुध ग्रह हो गया। ओके, आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या हो रहा है? ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग परिक्रमण या घूमना। मान लो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमता हो। दूसरा कंडीशन है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल हो, मतलब उसकी ग्रह के पास अपनी ग्रेविटी हो। दैट मीन्स कि इसके माध्यम से वो अपने गोल स्वरूप को, अपना जो ग्रह को हम लोग देखते हैं कि गोल है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये अपने शेप को बनाए रखे, क्योंकि अगर ग्रेविटेशन नहीं होगा तो सूर्य में, आपको पता है कि सूर्य का ग्रेविटेशन ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? अपने ग्रहों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, ठीक है। तीसरा से आपको याद होना चाहिए। तीसरा क्या है? उसका जो एरिया है, जो प्लैनेट का, ग्रह का जो एरिया है, क्षेत्र है, वो साफ साफ होना चाहिए। दैट मीन्स कि वहाँ क्षुद्र ग्रह, उल्का, ये सब नहीं होना चाहिए। उसके जो रोटेशन पथ है, ये मान लो सोलर सिस्टम है, ये सूर्य है, ये बुध हो गया, ठीक है, एक पाथ है, बुध घूम रहा है अपना। इसके बाद में मान लो शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखोगे इसके बाद में ये मंगल हो गया, इसके बाद आप देखोगे ये बृहस्पति हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सारे ग्रह घूम रहे हैं। तो इनके आसपास में, ये मैंने आपको बताया, इसके आसपास में ग्रहों की भीड़ भाड़, क्षुद्र ग्रहों की भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, अब जैसे आपने पढ़ा हो कि ये मंगल ग्रह हो गया, इसके बाद हमें बृहस्पति मिलता है। इस मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। कौन सा? क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह हैं क्या भाई? ठीक है, ये आपको उत्सुकता होगी जानने, मैं बता दूं, ये कुछ नहीं है। जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था तो उनके कुछ पार्टिकल, वो ग्रह में जब विस्फोट हुआ, जब टूटा, ठीक है, तो वही कण मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट के रूप में पाए जाने लगे, ठीक है। अब आप मन में होगा कि अभी सर ने बताया कि भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल, एक्चुअल में ये क्षुद्र ग्रह जो हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच की जो दूरी है उसके बीच में है, और ये कभी भी या तो मंगल या बृहस्पति के बेल्ट में नहीं आते हैं। ओके, चलो, ये बने हुए गैस से, धूलकण से, फिर वही हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। समझ गए आप ग्रह किसे कहते हैं? अब देखो आगे है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, उसके बाद है बृहस्पति या बाह्य ग्रह।
ठीक है। तो पार्थिव यांत्रिक कुछ नहीं है, बस वो 4 ग्रह जो हैं वो इनर प्लानेट है और 4 ग्रह जो हैं वो आउटर प्लानेट है। यानी बृहस्पति से पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये इनर प्लानेट हो गया, और बृहस्पति के से लेकर के आपको वरुण तक ये आउटर प्लानेट हो गए। ओके, आगे देखो। अब यहाँ पे देखो कुछ फैक्ट्स हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, किसे किसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बस ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको याद करने होंगे। ठीक है। फिर आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, इतना याद रख लो आप। सबसे छोटा कौन है? तो बुध है, आप देख रहे होगे। तो बस इतना दो तो आपको कम से कम याद होना ही चाहिए। उसी प्रकार से घनत्व, सबसे अधिक जो है वो आपको शुक्र का घनत्व होता है। आपको पता है सूर्य सबसे चमकीला होता है, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसका होता है। आपको पता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो चमक पैदा, उससे लाइट पैदा होगी। ठीक है। तो शुक्र और शनि, ये आपको दो नाम आपको याद रखनी है यहाँ पे। फिर आप देखते हो सूर्य से दूरी के अनुसार, तो आपको पता होना चाहिए ये सूर्य हो गए, एक सेकेंड, ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया। इसके बाद कौन सा है? बुध है। बस सीक्वेंस में आपको याद करना है। ये शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, इसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। तो आपको ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ओके। अब द्रव्यमान के अनुसार, तो देखो ये कुछ फैक्ट्स है, मैं इसे पढ़ूंगा नहीं, आप याद कर लो इसे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको फीचर्स बताते चलूँगा, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा कौन सा आपको याद रखना। अब देखो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। अभी मैंने बताया ना, ये सूर्य हो गया, इसके बाद बुध हो गया, तो सबसे नज़दीक देखो यही है। ये बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया। सबसे छोटा और हल्का ग्रह भी बुध है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, साथ ही साथ शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। यानी पूरे प्लैनेट सिस्टम, पूरे सौर मंडल में 2 ही ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। ठीक है। अब आपको अगला लाइन है यहाँ पे कि सूर्य का सबसे कम समय में परिक्रमा पूरी करता है, क्यों? अब बड़े भैया ये सूर्य हो गई, ठीक है, सॉरी हो गया। इसके बाद बुध हो गया, इसका ऑर्बिटल पाथ भी तो छोटा है, इसका ग्रेविटेशनल वेलोसिटी ज़्यादा होगा, इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये कम समय में चक्कर पूरा करेगा। ठीक है, कुछ विशेष इसमें दिमाग मत लगाइएगा। सेकंड चीज़ आपको याद करने वाली है कि इसका तापमान, ये तापमान आपको फिगर आउट नहीं करना है, आपको याद क्या रखना है इसमें? तो इसमें याद करना है आपको तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक तापांतर का अर्थ होता है सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा ठंडा, दोनों के बीच का जो अंतर है उसे हम तापांतर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ओके, चलो आगे देखते हैं शुक्र के बारे में। अब पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो यह सबसे निकट का है तो है पृथ्वी का शुक्र। इसी जल्दी इसको भाग्नि ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी का, क्यों? क्योंकि रंग रूप आकार में ये पृथ्वी के समान है। इसे सुबह का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है। शाम के समय में ये पश्चिम में, सुबह के समय में आपको कहाँ दिखाई देता है बताइए? चलो आप देख लो यार, पढ़ लो आप, इसमें कुछ विशेष नहीं है। बस इतना याद रखना कि शुक्र ग्रह जो होता है इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं होता है। ओके, दूसरी चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे पृथ्वी का भाग्नि ग्रह कहा जाता है, क्यों? क्योंकि घनत्व आकार व्यास में पृथ्वी के समान है। ठीक है, आगे देखते हैं बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये आपको याद होना चाहिए। इसके सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमेघ, जो कि सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है, बस और कुछ नहीं। ओके, आगे देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह कहने का कारण क्या है? इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिस कारण इसका रंग जो है, इसका कलर जो वो लाल दिखाई पड़ता है। ओके, मंगल पे पृथ्वी के समान ही 2 ध्रुव हैं, ये मंगल ग्रह हो गया। यहाँ पे देखो जो सेंटर है, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी पृथ्वी के समान। पृथ्वी पे भी तो यही है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये याद रखना है। इसी चलते कहा जा रहा है कि मंगल पे एक थोड़ा वायुमंडल का भी होने की अनुमान लगाया गया है, पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन भी होता है। इस चलते बताया जा रहा है कि यहाँ पे पृथ्वी के समान जीवन संभव है। ओके, इसके दिन का मान और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है, अभी मैंने आपको बता दिया। इस कारण से यहाँ ऋतु परिवर्तन भी होगा, आपको पता होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे ऋतु परिवर्तन क्यों होता है। ओके, दिन छोटा बड़ा क्यों होता है? तो देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखो सॉरी, ये मान लो पृथ्वी है हमारी,
सॉरी हमारी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है। ये नॉर्थ साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है। ये एक्सिस हो गया, इस पृथ्वी का एक्सिस ये पृथ्वी जो है ये देखो, ये 23.5 कितना 23.5 टिल्ट है। टिल्ट मतलब कि झुकी हुई। और ये हमारे सूर्य जी हो गए। तब एक बात बताओ कि क्या सूर्य का प्रकाश सब जगह पूरे पृथ्वी पे एक समय में पड़ रहा है? नहीं। यानी पृथ्वी सूर्य के अनुसार, सूर्य के सापेक्ष जब पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उससे दिन रात में वेरिएशन होगा। ठीक है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? वही सापेक्षिक स्थिति में परिवर्तन। अब पृथ्वी अभी यहाँ है, ठीक है, सूर्य यहाँ है, अब ये घूमते 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 दूर चली गई, नज़दीक आ गई। आप चलो मैं आगे बताऊंगा आपको, इससे ऋतु परिवर्तन भी होते रहता है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। फोबोस डिमोस 2 उपग्रह हैं मंगल के। सूर्य की परिक्रमा करने में 87 दिन लगाता है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, समझने वाली कोई खास चीज़ नहीं है, इसमें आपको याद होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, बात करते हैं मंगल ग्रह के बाद में। एक सेकेंड, हाँ, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है उसका नाम है ओलंपस मेसी। और सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। आप देख रहे होगे यहाँ पे ओलंपस मेसी, निक्स ओलंपिया। ये कहाँ पे है? दोनों मंगल पे। इतना आपको याद होना चाहिए। मार्स ओडिसी नासा का एक रोवर था जो कि 2012 में मंगल ग्रह पे भेजा गया था। उसी प्रकार से भारत इसरो ने भी 2013 में PSLV के माध्यम से मंगल ग्रह के लिए एक मिशन लॉन्च किया था। और भारत दुनिया का चौथा देश है जिसने मंगल पे जाने में, मंगल पे अपने रोवर को उतारने में सफलता प्राप्त की थी। ओके, आगे आ जाता है आपका शनि। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, याद होना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका फीचर्स है वो है कि इसका वलय का होना। वलयों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, ये पीला आकाश में दिखाई देता है। ओके, आगे देखो कुछ फैक्ट्स हैं। इसका जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन, ये आपको याद होना चाहिए। क्रिश्चियन हाइजोन का नाम याद होना चाहिए। फोपो नामक शनि का उपग्रह इस कक्षा में घूमने की इसके विपरीत दिशा में, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे शनि मान लो अगर क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है, सॉरी शनि अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका जो उपग्रह है वो एंटी क्लॉकवाइज, इसके विपरीत घूमता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अरुण तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये अभी हम आपसे बात हो चुकी है पहले ही, इसके बारे में दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। इसमें 9 वलय हैं। कितने? 9 रिंग है। ये ग्रह हो गया। ठीक है, इसमें ये वलय होता है, ये गैसीय पुंज मान लो इनका। ठीक है, 9 वलय होता है। इसमें 5 का नाम क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ये याद होना चाहिए, तो थोड़ा अच्छा है, अदरवाइज इट्स जस्टिस ओके। फिर हम लोग देखते हैं कि ये सूर्योदय, यहाँ सूर्योदय जो अरुण पे वो पश्चिम की तरफ होता है। क्यों होता है पश्चिम की तरफ? बताइए। क्योंकि अरुण जो है वो पश्चिम से पूरब घूम रहा है। ये सॉरी, यहाँ पे देखो, पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, दक्षिणावर्त। इसी चलते यहाँ सूर्योदय कब होगा? पश्चिम की ओर होगा। ओके, और कुछ नहीं है इसमें याद करने वाला। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यहाँ पे देखो, लेटा हुआ ग्रह यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है वरुण। वरुण की खोज किसने की थी? कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इसके चारों ओर शीतल मीथेन का बादल है। अब बस इतना याद रखना कि मीथेन गैस पाया जाता है वरुण पे। देखो, मीथेन गैस पाया जाता है वरुण पे। ओके, अब आगे देखते हैं। पृथ्वी सबसे इम्पॉर्टेंट है, पृथ्वी। ओके, मैंने अभी आपको बताया था कि 23.5 ये पृथ्वी टिल्ट है। देखो झुका हुआ है, तो इसी समय पृथ्वी कितने डिग्री का कोण बनाता है? 66.5 का। ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी के बारे में। देखो ये डायग्राम बना करके बहुत अच्छे से सुनील जी ने अपना ये लिखा है। देखो यहाँ पे 23.5 झुका हुआ है पृथ्वी। कितने का एंगल बन रहा है? टोटल 66.5। कहाँ से एंगल बन रहा है? इसके एक्सिस से। ये है ना, ये देखो एंगल। ओके, एकमात्र ग्रह है पृथ्वी जो है जिस पे जीवन संभव है। ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आए होंगे। इसका डायमीटर कितना होता है? ये देख लो भाई, 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय होता है 12,713 किलोमीटर। ये थोड़ा फैक्ट्स है, ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट कभी भी पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं। ये 1610 किलोमीटर की रफ्तार से, मतलब वेलोसिटी से अपने अक्ष पर घूम रहा है। ओके, आगे है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसको हम लोग घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। दिन रात क्यों होता है? अभी मैंने बताया था, सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, इस कारण से दिन रात होता है। तो एग्जाम में सीधे सीधे दिन रात क्यों होता है? तो घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
पृथ्वी को सूर्य के एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? यहाँ साफ साफ लिखा हुआ 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट और 40 मिनट और 46 सेकेंड। ठीक है, लगभग 365 दिन 6 घंटे। आपने लीप ईयर के बारे में पढ़ा होगा कि हर चौथे वर्ष में 365 की जगह पे 366 दिन हो जाते हैं। अब सौर वर्ष क्या है भाई? अरे भैया, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को जितना समय लगता है उसी को तो हम लोग सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, विशेष माथा ने दिमाग में लगाना है इसमें कि क्या है यार सौर वर्ष, ऐसा कुछ परेशान नहीं होना है। चलो आगे देखते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? अभी मैंने आपको बता चुका हूँ, देखो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा कि अक्ष पर झुका होता है पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ओके, आकार एवं बनावट की दृष्टि से शुक्र जो है पृथ्वी के समान ही है, बता चुका हूँ। जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा से, बस एक स्टार है ये। सूर्य के बाद ये मैंने बताया था ना, ये सूर्य है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। तो सबसे तो है नज़दीक पृथ्वी के, देखो ये हो गया सूर्य और ये हो गई हमारी पृथ्वी। तो सबसे नज़दीक सूर्य के बाद कौन सा एक और है जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ओके, आगे देखते हैं। 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। मैंने बताया था ग्रह होने के लिए कौन कौन सा मानदंड है, आप देख लेना बैक करके अगर आप नहीं देखे हो तो। ओके, अब आगे देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। इसमें पढ़ा जाता है भैया चंद्रमा की बनावट कैसी है, कौन से मेटल हैं, वायुमंडल है कि नहीं है, ओके, वगैरह वगैरह इसमें पढ़ा जाता है। यहाँ एक शांति सागर है, धूल का मैदान समझिए, शांति उसका नाम है शांति सागर। कहाँ है भाई? तो चंद्रमा पे है, बस याद रखना इसको और कुछ नहीं। आगे देखते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लिमटिज पर्वत है। ठीक है, चंद्रमा का उच्चतम पर्वत। अब आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है, लिमटिज पर्वत आपने देख रहा होगा यहाँ पे कि चंद्रमा का या लिमटिज पर्वत जो है वो कहाँ है। तो ऐसा मत मारना वो पृथ्वी पे है, अमेरिका में है, भारत में है। याद रखना है ये चंद्रमा पे है, भारत। ठीक है, बहुत लोग गलती कर देते हैं एग्जाम में। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में पूरा करती है? 27 दिन 8 घंटे में, और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूम जाती है। यही कारण है कि चंद्रमा का हम एक ही पार्ट देख पाते हैं, लगभग 57 पार्ट ही देख पाते हैं, 57%। ठीक है, पूरा पार्ट नहीं देख पाते हैं। ओके, आगे है चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 58.48। बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। देखो, नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.5 दिन 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है, और इसे ही नक्षत्र मास कहते हैं। नक्षत्र मास का मतलब क्या होता है बस समझ लो। मान लो ये चंद्रमा है, ठीक है, ये चंद्रमा, ये एक मिनट यार, ये चंद्रमा है। पहले ये चंद्रमा यहाँ पे था, लेकिन 27.5 दिन में फिर ये चंद्रमा जो कि रोटेट कर रहा है पृथ्वी के, घूम रहा है सापेक्ष में, अब ये घूमते 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 यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर अपनी इसी स्थिति में आ गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं नक्षत्र मास। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे ज्वार भाटा, आगे आने वाले टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ज्वार भाटा का आपने नाम सुना होगा, तो उसके लिए कितना ग्रेविटेशन फोर्स होना चाहिए, गुरुत्व बल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 11:5। सूरज का पूछे तो 11 और चंद्रमा का पूछे तो 5। ओके, चलो आगे देखते हैं। अपोलो एक मिशन था, आपको पता होगा। ठीक है, वो भेजा गया था चंद्रमा पे नमूना कुछ इकट्ठा करने के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है, सुपर मून क्या होता है, पेरिस फुल मून क्या होता है। ठीक है, तो देखो भैया सुपर मून कुछ नहीं होता है। चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगी तो उसको हम सुपर मून कह देंगे यार, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा दिखाई देगा हमें। ठीक है, देखो लिखा हुआ पृथ्वी के सबसे निकट होगी तो कह दिया जाएगा। इसे पेरिस फुल मून भी कहा जाता है। इसमें होता है क्या, चंद्रमा 14% ज़्यादा बड़ा और 30% भैया नज़दीक होगी तो बड़ा दिखाई देगा, नज़दीक होगा तो चमकीला दिखाई देगा। तो इसमें याद करने वाली कौन सी चीज़ है, बस समझने वाला चीज़ इसमें। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब ब्लू मून क्या होता है? तो एक कैलेंडर माह में, दैट मीन्स कि मान लो अभी फरवरी चल रहा है, 28 का महीना है, जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो, क्या हो, 2 पूर्णिमा हो। ठीक है, तो दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। ओके, कुछ ज़्यादा नहीं समझना है। जब किसी वर्ष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो उसे मून ईयर कह दिया जाता है। ठीक है,
आगे देखो बौने ग्रह क्या है। बस वही मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा 2006 में क्या क्या मानदंड बताए गए हैं ग्रहों के लिए, उसके बारे में चर्चा की गई है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अपना ग्रेविटेशन होना चाहिए ताकि वो गोल स्वरूप बनाए रख सके फर्स्ट। उसका किसी भी ग्रह या किसी भी उपग्रह के मतलब उसके पास में कोई भीड़ भाड़ ना हो, क्षुद्र ग्रह ना हो, उल्का पिंड ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें यम यानी प्लूटो पूरा नहीं कर रहा था, चलते इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। ये बॉक्स में बना करके कुछ लिख दिया गया है कि जैसे शॉर्ट नोट्स के टाइप से, इसे आप देख लेना, ओके। चलो लघु सौरमंडल, अभी सौर क्षुद्र ग्रह के बारे में पहले बात हो चुकी है। अब देखो मैंने बताया कि ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए कि क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलेगा आपको, मंगल और बृहस्पति के बीच में, ये क्षुद्र ग्रह हो गए यहाँ, ठीक है। ये डॉट डॉट क्षुद्र ग्रह हो जाए, ओके। इसे ही बस क्षुद्र ग्रह ये है क्या भाई, मैंने पहले बताया कि ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है, पहले मैं बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। अब ये क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तो एक गड्ढा बन जाता है, जैसे महाराष्ट्र में आपने लोनार झील का नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो कैसे बना है, ये क्षुद्र ग्रह के कुछ पार्ट आकर के पृथ्वी से टकरा तो गड्ढा बना, फिर उसमें पानी भर गया तो वो झील बन गया, ओके। अब धूमकेतु क्या होता है भैया, जरा इसे भी देख लेते हैं। तो धूमकेतु सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है, उसे धूमकेतु या पुछल तारे कहते हैं। गैस धूल कण का संग्रह होता है, उसी से बना होता है। चमकदार पूंछ की तरह दिखाई, जैसे ही सूर्य की तरफ पड़ता है ना तो इसका एक पूंछ मतलब धूल गैस जो है वो पीछे की तरफ एक लंबा ऐसे निकल जाता है। मान लो ये सूर्य है, ये इधर आ रहा है तो देखोगे इस जो इसका जो पिछला भाग है ना ये ऐसे लंबा नजर आएगा तुम्हें। देखोगे जैसे रात में तुमको नहीं कहते पुछल तारे, ऐसे ये टूटता है ये ठीक है। तो ये पूंछ होता है, ठीक है, और कुछ नहीं, बस इसमें देख लेना। हेलो एक धूमकेतु है, हेलो क्या है यहाँ पे धूमकेतु है। ये हर 76 वर्ष पे दिखाई देता है। लास्ट टाइम 1986 में दिखाई दिया था और अगली बार 2062 में दिखाई देगा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उल्का क्या है, मेट्रॉइड्स क्या है, प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है और लुप्त हो जाती है। कितना अच्छा लाइन लिखा है। चलो कुछ नहीं है इसमें। अब देखते हैं पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध, ठीक है। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या कहते हैं, तो कि काल्पनिक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन है। ये क्या होती है देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, मतलब काल्पनिक रेखा है। ये प्रकाशित भाग है, यहाँ पे प्रकाशवान है, ठीक है। ये अप्रकाशित भाग है। तो जो लाइन इन दोनों को मिलाती है इसी को हम लोग कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी प्रकाशित और प्रकाशित भाग को जो मिला दे, ओके। अब गति क्या है भाई, घूर्णन गति, दैनिक गति, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल, ठीक है, ये साउथ पोल, ये हो गया इक्वेटर, ठीक है। नॉर्थ साउथ पोल को मिला, पृथ्वी तो टिल्ट है, तो ये जो एक्सिस है पृथ्वी का, ये देखो नीचे इस एक्सिस पे पृथ्वी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, घूम रही है पृथ्वी, उसी को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं, और कुछ नहीं है घूर्णन गति। इसी की गति को दैनिक गति भी कह दिया जाता है। इसके कारण दिन और रात होती है। मैंने बताया ना कि सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होगा। अभी मान लो पृथ्वी यहाँ थी, ठीक है, ये हो गया तुमको साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, सूर्य यहाँ है, ठीक है। तब देखो ये हो गया मान लो हमारा प्यारा भारत इंडिया, ठीक है, ये हो गया मान लो अमेरिका। तो अभी सूर्य का प्रकाश कहाँ आ रहा है, देखो जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश होगा वहाँ दिन होगा, यहाँ प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो यहाँ रात हो गई। अब यही पृथ्वी ऐसे घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी, तो देखो ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये पार्ट अमेरिका, अब यहाँ दिन हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलो आगे देखते हैं। परिक्रमण गति क्या है भाई, या परिक्रमण को वार्षिक भी कहते हैं। तो मैंने बताया ना कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये ऑर्बिटल पाथ है, इस पर सूर्य पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, यही परिक्रमण गति होगी, जिसे हम लोग सौर वर्ष के रूप में भी जानते हैं, जितना समय लगता है, ठीक है। तो इसी कारण से ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसौर क्या है, अपसौर क्या है, कुछ नहीं है। पृथ्वी सूर्य के, देखो एक डायग्राम देख लो आप, इससे आप क्लियर हो जाएगा। ये सूर्य है, ये हो गया पृथ्वी का ऑर्बिटल पाथ जिसपे घूमती है, दीर्घवृत्ताकार पाथ है। कैसा एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे पाथ है, दीर्घवृत्ताकार पाथ। अब पृथ्वी यहाँ है, ठीक है। तो देखो यहाँ से नज़र आ रहा है आपको, दिखाई दे रहा होगा, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में कम दूरी है, कम दूरी है। दैट मीन्स इसे हम लोग उपसौर कह देते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर कह देते हैं, ठीक है। अब यही जब सूर्य यहाँ, पृथ्वी यहाँ आ जाती है तो इसमें दूरी बढ़ गई, इसको हम लोग अपसौर कह देते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नज़दीक हुई तो उपसौर होगा, सबसे दूर होगी तो अपसौर होगा,
ये घटना कब होगी? तो पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है 3 जून को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 जून को। सबसे दूर कब होता है? ये देख लो भैया 4 जुलाई को। बस इतना ही याद रखना है आपको। उपसौर है क्या? अपसौर है क्या? तो अब तो समझ में आ गया होगा। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है भाई। यहाँ पृथ्वी है तो यहाँ दूरी कम है, इसको उपसौर कह दिए। यहाँ पृथ्वी आ गई, डिस्टेंस बढ़ गई, इसको अपसौर कह दिए। ओके चलो, अब देखो एप्साइड रेखा, एप्साइड लाइन। मैंने अभी आपको बताया था कि एक इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना, ये देखो, ये सूर्य वाले मैंने बताया, ये उपसौर वाला, ये अपसौर वाला। तो एक काल्पनिक रेखा है जो कि उपसौर और अपसौर को मिलाती है। ओके, अब अक्षांश क्या है ये देख लेते हैं। तो विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भाग की कोणीय दूरी को अक्षांश कहा दिया जाता है। दैट मीन्स कि चलो, एक ये पृथ्वी हो गई, ये विषुवत रेखा हो गई, यही तो अक्षांश है। कोणीय दूरी की बात कर रहा है ये अक्षांश रेखाएं पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, याद रखिएगा। और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते इसकी लंबाई घटती जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो, एक मिनट, कोणीय दूरी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ये कोणीय दूरी है, ये कोणीय दूरी है। ओके चलो, अक्षांश उसे कहते हैं। अक्षांश समानांतर, अभी मैंने आपको बताया कि इमेजिनरी लाइन जो काल्पनिक लाइन विषुवत रेखा है उसके समानांतर होते, उत्तर दक्षिण दोनों तरफ। डिस्टेंस कम होता जाता है ध्रुवों की तरफ, डिस्टेंस समान रहता है, लंबाई कम होती जाती है। ओके, अब 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में है, ये जो है देखो, ये पृथ्वी हो गई, ये इक्वेटर हो गया, ये 23.5 नॉर्थ, ये साउथ में 23.5, इसे क्या कहते हैं? साउथ। तो ये मकर रेखा होगा। नीचे जो होगा दक्षिण गोलार्ध में वो मकर होगा, जो उत्तरी गोलार्ध में वो कर्क होगा। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। अब देखो 66.5 डिग्री, फिर से मैं आपको एक बार बना देता हूँ। देखो, इक्वेटर, कर्क रेखा, 66.5 मतलब 66.5, इसे कहते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल। और नीचे की तरफ जो होगा 66.5, इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अंटार्कटिक सर्कल। ओके, नेक्स्ट आपको आ जाएगा, देखिए कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो ये देखो, मैप पे आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे मैं नाम आपको बोलूँगा नहीं बार बार, आप देख लेना, इसे याद कर लेना। देशांतर रेखा, जहाँ समझने वाली चीज़ होगी मैं आपको समझाते चलूँगा। ओके, अब देशांतर रेखा क्या है? ठीक है, तो एक ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप है, अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यहाँ अफ्रीका है। ये आपको पता है क्या है? एक मिनट यार, एक मिनट। तो चलिए, ये ग्रीनविच है। ग्रीनविच कहाँ है? लंदन में है। कहाँ है ग्रीनविच? लंदन में। ओके, लंदन में। तब वो ये कोणीय दूरी, ये भी बस वही है, कुछ नहीं है, बस याद रखना। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि आपको ग्लोब में मैं दिखा देता हूँ कैसे ये रहेगा आपको पृथ्वी पे। ग्लोब पे आपको ऐसा मिलेगा। नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये इमेजिनरी लाइन है, ये सेमी सर्कल बनाता है। ये देखो कि ध्रुव पे जाकर के मिल जाता है। ध्रुव एक बिंदु पे ध्रुव पे मिलता है, बिंदु के रूप में। ओके, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है इक्वेटर पे, 111.32 किलोमीटर, एक देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम हो जाती है और ध्रुव पे आकर के 0 हो जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं है, बस ग्रीनविच वेधशाला मीन मेरिडियन टाइम जो आपने पढ़ा होगा, प्रधान मध्याह्न रेखा। तो 0 डिग्री जो देशांतर है, ये जो 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से गुजरती है, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कह दिया जाता है। अब 0 डिग्री देशांतर रेखाओं के पूरब में और पश्चिम में 180 डिग्री 180 अंश आपने सुना होगा रेखाएं हैं। ठीक है, 180 याद रखिएगा, 180 और पूरब और 180 पश्चिम, ये दो अलग अलग रेखाएं नहीं है, एक ही रेखा है। ठीक है, और 180 जो है इसी को हम लोग कहते हैं क्या? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। हम लोग पढ़े होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री को कहा जाता है। ठीक है, अब देखो 180 डिग्री पूर्व पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है, मैंने अभी आपको बता दिया। फिर 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 मिनट में कितना घूमेगा? 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, ये सब कुछ फैक्ट्स है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब संक्रांति क्या है? कर संक्रांति क्या आता है? अरे भैया, जब सूर्य जो है 21 जून को 21 जून को 21 जून को कर्क रेखा पे चमकेगा तो उसे हम लोग कहते हैं कर संक्रांति।
ठीक है। और दिसंबर में आप देखो कि 22 दिसंबर को जब दक्षिण में चमकता है तो उसको हम लोग कह देते हैं, यहाँ पे देखो 22 दिसंबर को हम लोग कह देते हैं मकर संक्रांति। यानी सूर्य, आपको क्वेश्चन ये आता है कि कर्क रेखा पे सूर्य कब चमकता है, लंबवत कब होता है, तो 21 जून को याद रखना है। मकर रेखा पे कब होता है तो 22 दिसंबर को याद रखना है, बस इतना ही और कुछ नहीं। विषुव आप जानते हो, इक्वेटर, बीच वाली रेखा जो 2 बराबर भागों में बांटती है पृथ्वी को, ठीक है। अब देखो 23 सितंबर और 21 मार्च को 2 ऐसा दिन है जब पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, पूरे पृथ्वी पर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर के और दिन में अब देखो होता क्या है कि मैंने बताया आपको कि सूर्य यहाँ पे है, पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है, यहाँ थी पृथ्वी, फिर यहाँ 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 ऐसे आ रही है, मतलब इसका जो पाथ है उस पर घूम रही है, रोटेट हो रही है। तो 21 मार्च से 23 सितंबर होता क्या है कि ये पृथ्वी का, चलो इसे मैं रब कर देता हूँ। अब देखो ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्थ में दिन की अवधि जो है 12 घंटे या उससे ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि सूर्य की रोशनी, मैंने बताया था ना कि सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण दिन रात छोटा बड़ा होता है। अभी सूर्य यहाँ है, सूर्य यहाँ चमक रहा है, तो यहाँ 12 घंटे से ज़्यादा दिन मिलेगा, ठीक है। अब 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चमकेगा, ये पार्ट सूर्य के सामने आएगा, तो यहाँ 12 घंटा या उससे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ध्रुव के केस में उल्टा हो जाता है, उत्तरी ध्रुव पे 6 महीना का दिन, दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीना का दिन, यानी ध्रुवों पर पोल पर 6 मंथ का नाइट होता है और 6 मंथ का डे होता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। सूर्य ग्रहण क्या हो जाता है? भैया ग्रहण तो कुछ नहीं है यार, बस याद रखना, ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई, ठीक है। अब देखो सूर्य और पृथ्वी, दिखे है ना, जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच, अब देखो सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, अब इसके बीच में चंद्रमा आ गया, तो सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि चंद्रमा तो ब्लॉक कर दे रहा है। अब ब्लॉक कर दे रहा है तो इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कह देते हैं, ठीक है। अब सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से हमें प्रकाश, जो हल्का हल्का लाइट होता है वो किससे? सूर्य किरीट से मिलता है लाइट, ठीक है। चंद्र ग्रहण क्या होगा? बस वही, कुछ नहीं हो जाएगा भाई, सेम चीज़ है। जब ये सूर्य हो गया, क्या है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, इसके बीच में जब पृथ्वी आ गई थी, हो गया आपको चंद्र ग्रहण। ओके, चलो चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा? पूर्णिमा को होगा, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के कक्षा तल में 5 डिग्री का अंतर होता है। देखो लिखा है साफ साफ, ठीक है। जो टिल्ट मैंने बताया था, पृथ्वी कितना झुकी है, चंद्रमा कितना झुका है, उसी में देख लेना तुम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। समय का निर्धारण कैसे होता है? हर देश अपने सुविधा अनुसार ग्रीनिच टाइम से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से समय का निर्धारण करते हैं, यह आपको पता होगा। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, ठीक है। अब ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है, ठीक है। अब वही देखिए बताया गया यहाँ पे कि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 को दोपहर 12 बजे हो तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 की मध्य रात्रि होगी। ये बताया ना, पूरब की तरफ जाओगे, ये रुक जाओ यार, ये मान लो है 180 डिग्री, ठीक है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अब पूरब की तरफ जाओगे तो 12 घंटा बढ़ेगा, वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ जाओगे तो 12 घंटा घटेगा। टोटल टाइम डिफरेंस कितना हो गया? 24 घंटे का, ठीक है। कुछ नहीं है, बस इसे एक बार आप पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ओके, टोटल इसमें विशेष मैं नहीं बताऊँगा, बस इंडिया कंट्रीज में बता दे रहा हूँ। 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री जो ईस्ट देशांतर रेखा है, ये इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, और इसी को भारत क्या कहा जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा भारत के लिए जो है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये कहाँ कहाँ से गुजरती है ये भी आप देख लीजिएगा एक बार मैप में, क्योंकि कभी कभी ये पूछ दिया जाता है। ये तो याद रखना चाहिए मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ओके, चलिए, सबसे ज़्यादा टाइम जोन है किसके पास? सबसे ज़्यादा टाइम जोन है रसिया के पास। क्यों? क्योंकि रसिया भैया इतना बड़ा है, तो पूरे पार्ट में टाइम जोन अलग अलग निर्धारित किया गया है, लेकिन भारत में एक ही टाइम जोन है, याद रखना, ठीक है। 7.5 डिग्री के गुणक में लिया जाता है, वगैरह वगैरह हो गया आपको, ठीक है। अब देखो विषुवत रेखा, आपको ये सब अच्छी चीज़, सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ यार, ये देखो मैं दिखा देता हूँ मैप में, ये 180 डिग्री है। अब ये मत पूछना, ये समझ जाना, ये जो रेखा देख रहे हो टेढ़ी मढ़ी आ रही है नीचे रेड कलर की, यही है 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अलास्का का पार्ट है, ये रसिया का पार्ट है, ये बेरिंग सागर है। यहाँ पे क्यों ये रेखा जो है पूरब की तरफ मुड़ गई है? क्योंकि डिवाइड होने से बचाना था, नहीं तो टाइम डिफरेंस में फिर वो कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से डिवीजन को बचाने के लिए, कन्फ्यूजन को बचाने के लिए ऐसा किया गया है। ओके, अब देखो
अब देखो भैया, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पृथ्वी हो गया, इक्वेटर, ये 30 डिग्री, 66 और ये 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें बांट दिया गया है जोन में। ठीक है, कितना जोन होता है? 4 होता है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 0 से 30 डिग्री साउथ टू नॉर्थ क्या होगा? ट्रॉपिकल जोन होगा, उष्णकटिबंध होगा। क्यों? याद रखो, देखो मैंने बताया था ना, ये इक्वेटर है, ये सूर्य हो गया। सूर्य की रेखा वर्ष भर, सालों भर यहाँ लंबवत पड़ती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर हाई होगा। अब देखो, टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ कन्वेक्शनल करंट बनेंगे, यानी पृथ्वी गर्म होगी, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाएंगी, तो यहाँ लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा। क्या होगा? लो प्रेशर बेल्ट। ये आपको पता होना चाहिए, आगे आपको काम आएगा ये। ठीक है, क्योंकि विंड का मूवमेंट जो होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फिर आप जब पवनों के बारे में पढ़ेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लो प्रेशर क्यों होता है? याद हो गया आपको, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, हीटिंग होता है, कन्वेक्शनल करंट उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं उपोष्ण सब ट्रॉपिकल 30-45। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये एक सेकेंड, ये देखो, ये तो इक्वेटर था, ये 45 सॉरी 45, ये 30। ओके, एक मिनट। अब यहाँ पे उपोष्ण कटिबंध में आप देखोगे कि यहाँ पे आ करके हवा जो है, जो सब ट्रॉपिकल रीजन से जो एयर उठाता है, यहाँ पे आकर कंडेंस होने लगता है, ठंडा होने लगता है, चलते यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होने लगता है। फिर आप शीतोष्ण कटिबंध वही है, 45-66 है, 66 टू 90 है, वगैरह वगैरह है, कुछ खास नहीं, बस ये याद रखना कहाँ कितना से कितना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ओके, चलो, तो मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, चलते इसे यहीं पे रोक दिया जाए, और अगली कक्षा में हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्थल मंडल, आपको जल मंडल, चट्टान, रॉक, ये सब के बारे में, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सारे तथ्यों को हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से कवर में। बस आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को और भी धारदार बना सकें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन वाचिंग माई वीडियो।